क्वेश्चन की नेचर और जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका है वो दोनों में सेम होता है। सब्जेक्ट्स का थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि उसमें जो है वो उर्दू होती है, और जो सिलेबस होता है वो भी मोर और लेस दोनों का सेम होता है। पीएमएस का सिलेबस आई वुड से कि सॉर्ट ऑफ शॉर्ट होता है। अगर हम पाक स्टडीज़ को देखते हैं तो सीएसएस से कंपैरेटिवली उसका सिलेबस कम है, और जो इस्लामियात है उसमें भी सिलेबस थोड़ा सा कम है पीएमएस में। तो बस ये डिफरेंस है, बाकी जो पूरा मेथड है सॉल्व करने का या जो पेपर वो पूछता है वो सेम होता है। जी सर। आपने दिया कि प्रेपोजिशन के रूल्स होते हैं, लेकिन वो मिस जो मैंने देखे हैं क्लास में उसमें तो वो बोला ही होता है, वो उसने फ्रेज पूछी होती है, वो जो 2025 का जो पेपर था वो एक्सेप्शनल पेपर था प्रेसी का। उसमें हाँ, उसमें यही होता है कि प्रेपोजिशन में मुझे भी काफ़ी इशू आता था, क्योंकि ये आपको याद नहीं होते। वो एक्सेप्शनल के साथ आता है कोई ना कोई, और पेपर में इस तरह से होता है कि वो कोई एक्सेप्शन उसने पूछी भी होती है, लेकिन आपने प्रिपेयर फिर भी होके जाना है। तो आपने वो कैसे उसको टैकल किया? गलत कर दिए थे सिंपली पेपर में गलत हो गए थे। मतलब पेपर में इस तरह से होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, सॉल्व नहीं हो रही होती चीज़ें, तो पेपर में तो मेरे प्रपोजिशंस का हाल बहुत ख़राब था। लेकिन जो बाकी प्रैक्टिस टेस्ट दिए थे वहाँ पे कुछ ना कुछ ठीक हो जाते हैं, लेकिन आपने अभी से नहीं सोचना कि पेपर में मैंने गलत ही करने हैं, अभी से तैयार होके ही जाना है। ठीक है। एक दिन में 2 पेपर होते हैं सीएसएस के, तो हम मेंटल प्रेशर को कैसे बैलेंस कर सकते हैं इसके मुताबिक आप कैसे बैलेंस? हाँ, जो वो 6 दिन होते हैं ना, उसके लिए आपने अभी से अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि वो इतने बुरे दिन होते हैं, इतने बुरे दिन होते हैं, शायद आपकी लाइफ के सबसे बुरे दिन वही 6 दिन होंगे। क्योंकि उसमें ये होता है कि आपने एक रात में 2 सब्जेक्ट्स को लेके चलना है, और वो तब लेके चलोगे, रिवाइज करना है जब आपने उसको अच्छे से पढ़ा हुआ होगा। ऐसा ना हो कि उस रात को बैठ के 3 घंटे भी बड़ी मुश्किल, 2 घंटे आप रखोगे, 2 घंटे नींद भी पूरी की आपने, नमाज़ पढ़ी और जो है खाना वगैरह खाया, पेपर से देके थोड़ा सा रेस्ट किया, 2 घंटे या 3 घंटे मैक्सिमम हो गए एक सब्जेक्ट को रिवाइज करने के। अपनी तैयारी ऐसे रखनी है कि उन 3 घंटों में वो पूरा सब्जेक्ट आपका रिवाइज हो जाए। और वो कैसे होगा? मैक्सिमम रिविजन्स, मैक्सिमम आपने मॉक टेस्ट दिए होंगे, मैक्सिमम आपने रिटन प्रैक्टिस की होगी, यानी कि वो चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पे इस तरह से होनी चाहिए, और वो तब होंगी जब आपको हर चीज़ फिंगर टिप्स पे याद होगी। तो ये स्ट्रैटेजी है। और उस जो पेपर वाली रात होती है ना, उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही होती, और तो मतलब यही स्ट्रैटेजी है। और एट द एंड जो आखिरी पेपर होता है, यानी कि 5वां जो छठा दिन होता है ना, उसमें आपकी बस हो जाती है। इवन मेरी जो यहाँ पे फिंगर है, यहाँ पे भी वो सॉर्ट ऑफ अल्सर सा हो गया था। तो आपने रिटन प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा कर ली है, 24 के अटैम्प्ट की बात करी हूँ, रिटन प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा कर लेनी है कि आपके जो है वो उस टाइम पेपर दे के आए हैं, 6 घंटे लिखना होता है, तो वो आपके हाथ ना दुख रहे हो। क्योंकि 24 में यही होता था, बहुत सारे बच्चों को इवन आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हुए देखेंगे तो बाहर आते हैं, अपने पेरेंट्स से हाथ दबवा रहे होते हैं। तो आपने शुरू से ही प्रिपेयर होकर जाना है, इतनी प्रैक्टिस कर लें कि आपके हाथों को कुछ फील ही ना हो। ठीक है, वो गर्दन का पोस्चर और वो उस तरह से आपने रख के इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेनी है कि आपको फील ही ना हो, बिल्कुल नॉर्मल हो। और ये मेरे साथ 25 के अटैम्प्ट में हुआ था। 24 में मैं भी हर पेपर के बाद बाहर आके रोती थी कि मेरे हाथ दुख रहे हैं और वो गर्दन और शोल्डर्स वगैरह में पेन होनी है। तो अभी से ही रिटन प्रैक्टिस अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग रखें, अपने अभी से ही अपने आप को रिजिड बना लें, यानी कि कोई भी स्ट्रेस है, कोई भी प्रेशर है, उसको आपने अभी से उसको फेस करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, उसकी ये स्ट्रैटेजी है। ऑनलाइन वालों के हम क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑनलाइन बच्चों के। मैं भी क्वेश्चन है कि जो 200 का सब्जेक्ट होता है उसको हमने मस्ट ऑफ करना है या उसके लिए कोई अल्टरनेटिव है? नहीं, उसके अलावा कोई और ऑप्ट कर लें आप, लेकिन वो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू एट द एंड बचता ही यही सब्जेक्ट है। मतलब अगर आप आई थिंक बिजनेस ऐड वगैरह भी 200 मार्क्स का होता है। हाँ, मतलब वो कहीं ना कहीं से ऑप्शन और बचता ही नहीं है आपके पास। अच्छा, ये ज़िले हुमा ने क्वेश्चन पूछा हुआ है जीपीपी का बता दें। तो जीपीपी मेरा सब्जेक्ट नहीं था, तो इसके बारे में मुझे नहीं आइडिया। बट एज कम्पेयर टू हिस्ट्री एंड जीपीपी, क्योंकि मेरा जीपीपी है, मैं हिस्ट्री जीपीपी ने एक दफ़ा अच्छा स्कोर दिया है, आई गेस 24 में ही इसने बहुत अच्छा स्कोर दिया, लेकिन 25 में शायद मैंने कुछ डीएमसी जैसी देखी है जिसमें अच्छा स्कोर नहीं आया। इससे सवाल होगा कि आप कह रहे हैं कि वो स्टोरी ट्रेंड है, तो हम वो कैसे पता है कि किस साल की स्टोरी ट्रेंड है और वैसा ही हो? जैसे मैंने आपको भी बताया ना, यूएस हिस्ट्री का हमें पता है, हाँ जी। जहाँ पे भी जाते हैं हमें पता चल जाता है कि हर बंदा कहता है कि यूएस की तरफ ना जाओ, यूएस की तरफ ना जाओ, यूरोपियन की तरफ जाओ या ब्रिटिश हिस्ट्री की तरफ जाओ। आसान तरीका यही है कि आपने 25 का भी रिज़ल्ट आया है, आप उनकी डीएमसीज देख लें। 24 का रिज़ल्ट आया, उन बच्चों की डीएमसीज देख लें। जो इवन अगर आप जो
जिन्होंने क्वालिफाई किया 24 वाले जो क्वालिफाइड हैं, आप उनकी डीएमसी देख लें, वहाँ से भी पता चल जाएगा कि हाँ जो इवन जो टॉपर्स हैं उनके भी अगर यूएस हिस्ट्री में मार्क्स कम आए हैं तो उसका मतलब यही हुआ कि उसका स्कोरिंग ट्रेंड जो है वो ख़राब रहा है। डीएमसीज को एनालाइज करें, वहाँ से हमें स्कोरिंग ट्रेंड का पता चलता है। ताबीन ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कोड्स रेफरेंस किस तरह से प्रिपेयर करने हैं, तो उसका आसान तरीका यही है कि आपने जो है कोड्स और इस तरह की चीज़ों को तो क्रैम ही करना होता है। कोड्स में ये होता है कि आप उसको जो है उसका रियल एसेंस लेके वो वहाँ पे पेपर में लिख सकते हैं। पेपर में ऐड किस तरह से करना है तो वो इट्स ऑल योर चॉइस के आपने देखनी है कि किस जगह पे कौन सी चीज़ फिट हो रही है। इस तरह से नहीं करना कि आपने अपने पेपर में हर चीज़ की बम्बार्डमेंट कर देनी है। एक हेडिंग है, एक हेडर उसने पूछा हुआ है, उसमें आप कह रहे हैं कि भाई मैंने तो इसमें हर चीज़ लिख देनी है। हर चीज़ में बैलेंस रखना है। एक हेडिंग में, एक आर्गुमेंट में एक ही रेफरेंस देना है। मैं सर से कह दूंगी ये लेक्चर आपको मिल जाएगा रिकॉर्डिंग में। बच्चे मैं यहाँ पे अभी करंटली प्रेसी पढ़ा रही हूँ, लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं ऑप्शनल हो गए, जो मेरे ऑप्शनल थे या जो मेरे कंपल्सरी सब्जेक्ट ऑब्वियसली जो सबके सेम थे, वो भी मैंने रोटेशन में स्टार्ट करनी है। अगेन हमारे पास यही क्वेश्चन है कि सब्जेक्ट्स कौन से सिलेक्ट करने हैं। ये चांद ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो सब्जेक्ट्स आपने वही चूज़ करने हैं जिनका स्कोरिंग ट्रेंड अच्छा हो, जिनमें आपका इंटरेस्ट हो। आंसर इंटरव्यू में उर्दू में दे सकते हैं। जो इंटरव्यू का सिनेरियो होता है ना, पूरा जो क्वेश्चन वो पूछ रहे होते हैं, जिस टोन में पूछ रहे हैं, जिस लैंग्वेज में पूछ रहे हैं, आपने उसमें आंसर करना है। बाज़ों का ऐसा होता है वो पंजाबी का क्वेश्चन पंजाबी में पूछना स्टार्ट कर देते हैं, उसमें तो आप पंजाबी में आंसर कर सकते हो, लेकिन अगर आपसे उन्होंने इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा है तो इंग्लिश में ही आंसर देना है। इंग्लिश मस्त नहीं है, अगर इंग्लिश मैंने वैसे रेयर एक केस देखा था, आई गेस 2022 या 3 में था, जिन्होंने अपना पूरा इंटरव्यू ही उर्दू में दिया था, बट आई एम नॉट श्योर कि इस तरह से करना चाहिए या नहीं। ये सर आपको बेहतर बता सकते हैं। क्वेश्चन है कि सेल्फ प्रिपरेशन का बेस्ट मेथड क्या है कि आप 1-2 घंटे में कोई भी बात सॉरी, सेल्फ प्रिपरेशन का क्या बेस्ट मेथड है कि आप पेपर वाले दिन 2 घंटे में तैयार करें? मतलब आप पूरे दिन में सिर्फ 2 घंटे पढ़ना चाहते हैं? सेल्फ अगर सेल्फ स्टडी करते हैं हाँ, पेपर वाले दिन हम ऐसी तैयारी होगी आप 1-2 हाँ, घंटे में प्रिपरेशन तो आपकी सेल्फ प्रिपरेशन ही है, क्योंकि आप किसी भी एकेडमी में, किसी भी कैंपस में जाके क्लासेस आप लेते हैं, एट द एंड आपने पढ़ना तो खुद ही है। एकेडमी ने आपको डायरेक्शंस देनी है, आपने डाटा अपना खुद कलेक्ट करना है, नोट्स आपने खुद बनाने हैं, आपने खुद उसको रटा लगाना है, खुद उसकी जो है वो आपने फिर बाद में आके आपने उसके टेस्ट दे देने हैं, इवैल्यूएशन करा लेनी है, मार्क्स पे पेयर हो जाना है। तो शुरू में ही आपने जो एक सब्जेक्ट की आई वुड से कि आपने 3-4 रिवीजन करके पेपर में बैठना है, तब ऐसा होगा कि आप 2 घंटे में पेपर वाली रात में वो सब्जेक्ट अच्छे से रिवाइज करके अगले दिन पेपर अटैम्प्ट कर सकते हो। एक रिवीजन से भी आप बैठ सकते हो, पेपर में अटैम्प्ट कर सकते हो, लेकिन जो प्रोडक्टिव होगा, क्योंकि हमने हाईएस्ट मार्क्स लेने हैं, हमने डिज़ायर्ड एलोकेशन लेनी है, तो उसके लिए यही है कि आपने अपनी पूरा साल तैयारी ही इस तरह से रखनी है और अपने आप के माइंड में रखना है कि मैंने जो है ना फर्स्ट अटैम्प्ट क्लियर करनी है, डिज़ायर्ड एलोकेशन लेनी है, मैक्सिमम रिवीजन करनी है और फिर पेपर में बैठना है। ठीक है, कितना टाइम दिया था आपने? टाइम मेरा कम्प्लीटली 1 साल लगा था, क्योंकि 15 जनवरी 2023 को जो है वो मेरी डिग्री एंड हुई थी और 17 जनवरी 2023 से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और 29 फेब को पेपर हुए थे, तो 1 साल और कुछ दिन ऊपर बनते हैं। मतलब डेडिकेटेड होल ईयर इज़ नेसेसरी। ये जो कहते हैं कि 2 महीने में 3 महीने में तैयारी हो जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, आपको 1 साल जो है वो मैक्सिमम देना पड़ता है। तो लगता है 1 साल में पूरी होती है। वो डिपेंड करता है आपकी पर्सनल कैपेसिटी पे कि आप अगर जॉब होल्डर हैं या कोई किसी और चीज़ में जो है वो साथ में इंटर्नशिप कोई बच्चे कर रहे हैं या कुछ भी इस तरह का, तो ऑब्वियसली वो टाइम स्पैन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन 1 साल वो आइडियल पीरियड है जो मैं कहती हूँ कि जस्टिस करता है आपकी तैयारी के साथ, और मतलब वो होता है कि आप फुली जो है वो बैठ सकते हैं कि हाँ मैंने तैयारी की है, मैं कोई इसको इस तरह से जो है वो नॉन सीरियस एटीट्यूड से अटैम्प्ट नहीं करा, पूरा 1 साल मैंने डेडिकेटेड तैयारी की और अब मैं पेपर में जा रहा हूँ। बैच उसमें इंक्लूड है जो बैच। हाँ, मैम एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए मैक्सिमम हमें कितने डेज देने चाहिए? मैक्सिमम डेज आप उसको 15 से 17 दिन में, 20 दिन में वाइंड अप कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसको एक्सपैंड करते हैं तो एक तो टाइम ले रहा है वो बहुत ज़्यादा। आप अपना शेड्यूल ही इस तरह से बनाएं, जैसे इन्वायरमेंटल साइंस है, वो सब्जेक्ट आपका फर्स्ट रीडिंग
और नोट्स मेकिंग के साथ ही एक हफ्ते में ख़त्म हो सकता है। मतलब फर्स्ट रीड एक चैप्टर को एक दिन में कर लें। यूरोपियन हिस्ट्री है, उसकी लेट्स सपोज 15-17 चैप्टर हैं, 17 दिन में उसको ख़त्म कर लें। सिलेबस को हम कवर कर लेते हैं, लेकिन जब पास पेपर ग्रेजुएट करते हैं तो डिफरेंट डोमेन से पूछा आता है, फिर उसको सेपरेटली प्रिपेयर कर लेते हैं। नहीं, ये भी एक गलती है जो बच्चे करते हैं। उन्होंने नोट्स बना लिए पहले, नोट्स बनाने के बाद पास पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं उनको खोल के बैठ जाते हैं और फिर देखते हैं कि हाँ अब उनके नोट्स अलग से बनाना स्टार्ट कर देते हैं। मेन थीम जो उसने पूछा हुआ है वो तो सेम ही पूछा हुआ है। ये है कि उसने कोई एडिशनल चीज़ पूछी हुई है, वो चीज़ उठाएं और अपने पेपर में ऐड कर दें, रेदर देन दैट के पूरे क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करके नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। मैम अपने वहाँ कोई रट्टा लगाना होता है, हम रट्टा सिस्टम से ही आए हैं जो हमारा बैकग्राउंड है, तो कुछ लोग कहते हैं कि CSS पे रट्टा नहीं चलता, रट्टा सिस्टम नहीं होता। आप कोई इंग्लिश पे कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप कुछ सेल्फ जैसे ऐसे है वो सेल्फ भी होता है। रट्टा आप इन अ सेंस मैंने बताया है कि जो केस स्टडीज़ हैं, जो आपने रिपोर्ट्स याद की हुई हैं, जो आपने स्पेसिफिक ऑथर की स्पेसिफिक बात स्पेसिफिक बुक में याद की हुई है, वो तो रट्टा ही है ना। आप उसमें कोई बात अपने से ऐड तो नहीं कर सकते। यूनाइटेड नेशंस ने या वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट दी है, उसने कहा है कि GDP की ग्रोथ ओवरऑल जो ग्लोब है उसमें ये चल रही है। 2.5% जो चीज़ आपने याद की है वो रटा है ना, उसमें आप ये तो नहीं कह सकते कि 3% है या 3.5% है। रटा इस चीज़ का नहीं लगाना कि आपने एक टॉपिक उठाया पूरा का पूरा, उसका रटा इस तरह से लगा लिया कि हाँ इंट्रोडक्शन में ये बात मैंने लिखनी है। अपनी जो बातें हैं, जो लिखी हुई बुक की वर्ड्स हैं या बुक की लाइन्स हैं, उनका रटा नहीं लगाना, उनका कंसेप्ट लेना है आपने, लेकिन जो स्पेसिफिक रेफरेंस है उनका रटा लगाना है। अब ऐसे में ये बात कहते हैं लोग कि ऐसे आपकी सेल्फ राइटिंग होती है। सेल्फ राइटिंग, आप लोग यहाँ पे फिलोसोफर तो नहीं है, आप लोग कोई अकम्प्लिश राइटर तो नहीं है, और ना ही आप लोगों का इतना अच्छा एक्सप्रेशन है, उसमें मैं भी इंक्लूड हूँ, ठीक है। तो हमारी जो बात है, हमारी बात की कोई वर्थ नहीं है। हम लोग इस लेवल पे नहीं है कि हम कोई बात दे रहे हैं या कोई भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू मैटर नहीं करता। जो चीज़ मैटर करती है वो किसी ऑथर की, किसी अच्छे बंदे की पढ़ी हुई बात मैटर करती है। आपने बात तो अपनी लिखनी है, लेकिन वो बात लिखनी है जो किसी ऑथर ने किसी तरह से अपनी किसी बुक में लिखी हुई है, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने लिखी हुई है। इस तरह से ये होगा कि जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो सब्सटेंशिएट हो जाएगा। आप पे कोई क्वेश्चन रेज नहीं कर सकता कि हाँ आपने ये बात लिखी है या ये कंट्रोवर्शियल बात है, क्योंकि आपकी बात को तो जस्टिफाई कर रहा है आपका रेफरेंस। तो आपकी जो अपने वर्ड्स हैं या आपकी अपनी सोच है वो मैटर नहीं करती। इवन इसीलिए एस्से में ये भी कहा जाता है कि आपने एस्से में शूट का वर्ड यूज़ नहीं करना कि हाँ भाई ये पॉलिसी मैंने बता दी है, इस पॉलिसी को शूट करके इम्प्लीमेंट कराएं, क्योंकि यू आर नॉट द वन कि आप उसको पेपर में कमांड दे रहे हो। आपको जो है वो अभी आप पॉलिसी मेकिंग की तरफ आपने आना है, आपने उसको सजेशंस देने हैं। शूट का वर्ड तो ये है कि आप फोर्सफुली किसी बंदे को गर्दन से पकड़ उसको कह रहे हो कि हाँ भाई अभी इसको इम्प्लीमेंट कराओ। आप उसको कह सकते हो कि कैन, मतलब आप कर सकते हो, आप सजेशंस दे रहे हो उसको। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, ख्याल रखनी चाहिए आपको इन चीज़ों का। लैंग्वेज में भी कहते हैं ना कि अगर हम स्टार्ट दे रहे हैं तो पहले 2 से 3 मंथ हमें कहते हैं कि लैंग्वेज ठीक करो, इंग्लिश पे कमांड बहुत अच्छी हो, फिर देन जाके अपना स्टार्ट करती हो वैसे भी नहीं। इंग्लिश का ये है कि आपने पेपर सारे इंग्लिश में अटैम्प्ट करने हैं, तो अगर आपकी इंग्लिश में स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का उसमें मसला है, ग्रामर आपकी बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आपने जितना अच्छा पढ़ा हुआ है, जितनी मर्जी आपने बहुत अच्छी इंटरनेशनल ऑथर्स बुक्स पढ़ी हुई हैं, जब आप अपनी बात को कन्वे ही नहीं कर पाओगे एग्जामिनर के पास, या क्योंकि जब एट द एंड ये होता है कि एग्जामिनर के पास आपका पेपर गया, उसको नहीं पता कि आप लम्स के पढ़े हुए हो, आप किसी गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हो, वहाँ पे आपका पेपर होता है जो आपकी पर्सनैलिटी को वहाँ पे पोर्ट्रे कर रहा होता है। पेपर के थ्रू आपने उसको बताना है, तो आपकी जब इंग्लिश अच्छी होगी, आपका एक्सप्रेशन अच्छा होगा, वो पढ़ेगा, उसको वहाँ से फील हो जाना है कि हाँ ये कोई पढ़ा लिखा पेपर आया है मेरे पास, किसी अच्छे बच्चे का पेपर आया है। ऐसा नहीं कि वो आपने जो है वो फ्लडेड विद ग्रामर मिस्टेक्स हो, उसको वो पढ़ रहा है बेचारा, उसको समझ ही नहीं आ रहा, पंक्चुएशन की गलतियाँ हैं, तो एक बुरा इंप्रेशन क्रिएट हो जाएगा, उसको वहीं से पता चल जाना है कि ये बच्चा नॉन सीरियस था। आप ऑनलाइन का मुझे क्वेश्चंस दे ठीक है सर, वो साथ साथ मैं कर रही हूँ। ताबीन ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फैक्ट बुक किस तरह से बनानी है। फैक्ट बुक का तरीका मैंने पहले ही आपको बता दिया कि आपने हर टॉपिक को प्रिपेयर करना है, उसमें जो न्यूज़पेपर से या किसी भी और रिसोर्स से आपके पास डाटा आता है तो आपने उस नोट्स में प्लेस कर देना उसको सिंपली। या कुछ बच्चे इस तरह से करते हैं कि फैक्ट बुक हर टॉपिक की अलग से बना लेते हैं, लाइक एनर्जी पे कोई भी टॉपिक है, उन्होंने फैक्ट बुक अपनी बना ली, उस पर एनर्जी का हेडर दे दिया कि एनर्जी जो है वो हमारा एक सोशल इशू है सॉर्ट ऑफ, या इकोनॉमिक इशू है क्योंकि उसमें सर्कुलर डेट की बात होती है, तो वो सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इशूज़ के जो सेगमेंट्स हैं उसमें उस तरह से डिवाइड करके और फिर फैक्ट बुक बना लेते हैं। CSS की प्रिपरेशन में जो है
वो आइडियली आई वुड से कि 1 साल आपको तैयारी करनी चाहिए। अच्छा, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन कि रिसर्च पेपर से डाटा कैसे लेना चाहिए। रिसर्च पेपर का तरीका मैंने बता दिया कि बहुत सारी रिसोर्सेज होती हैं, जैसे कि साई हब हो गया या गूगल स्कॉलर हो गया। वहाँ पे आपने टॉपिक का नेम लिखना है, उसको जाके सर्च करना है और जो बात आपको अच्छी लगती है सिर्फ आपने वहीं से वो बात निकालनी है, उसको अपने नोट्स में ऐड करनी है, रेदर देन आप जो है घंटा लगा के पूरा का पूरा रिसर्च पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दें। CSS 2022 लेक्चर, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है कि आउटलाइन सेंटेंस में ज़्यादा सिक्योर है या फ्रेज में। तो जिस चीज़ के साथ आप आसानी से जिस चीज़ को आप लेके चल सकते हो आप उसमें बना लो। जो मैंने बनाई थी वो सेंटेंसेस और फ्रेजेस की मिक्स थी कि जो मेन हेडर थे वो मेरे सेंटेंसेस में होते थे और जो आर्ग्यूमेंट्स होते थे वो फ्रेज में होते थे। तो इट्स अप टू यू कि आपने किस तरह से उसको हैंडल करना है। एंड यस, आप क्वेश्चन का जो स्टार्ट है वो कोड से कर सकते हैं, क्योंकि यूरोपियन हिस्ट्री का पेपर हो गया या इन्वायरमेंटल साइंस का हो गया तो वो सॉर्ट ऑफ साइंस बेस पेपर्स हैं, तो उनमें आप कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। ताबीन का क्वेश्चन है कि न्यूज़पेपर रेडी कैसे करें। तो न्यूज़पेपर इसी तरह से रेडी करना है कि आपने उसको पढ़ना है, उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज बेस्ड आपने फैक्ट बुक बनाई हुई है, इंपॉर्टेंट बातें अलग कर लेनी है। अगर कोई एक्सप्रेशन या कोई हुक लाइन आपको मिलती है आपने वो अलग कर लेनी है उसमें से। इट टुक मी अ होल ईयर टू प्रिपेयर फॉर CSS एग्जाम। न्यूज़पेपर जो आपने पढ़ना है आई वुड से कि डॉन न्यूज़पेपर पढ़ें, लेकिन आप इसके अलावा एक्सप्रेस, ट्रिब्यून वगैरह भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप जो इंटरनेशनल पब्लिकेशंस होती हैं आप वो भी पढ़ सकते हैं। यस, न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ होती हैं वो ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम होती हैं। बुक्स के बारे में पूछा हुआ है कि कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट हैं। तो इसका ये मेथड होता है कि जो CSS का सिलेबस हमारे पास FPSC प्रोवाइड करती है उस पर रिकमेंडेड बुक्स लिखी होती हैं, तो आप उनमें से किसी भी एक बुक को या 2 बुक को लेके चल सकते हैं अपने साथ में। उसके अलावा सबसे आसान तरीका रिसर्च पेपर्स ही होता है। केमिस्ट्री वाले बच्चों के लिए अगर कोई स्पेशल सब्जेक्ट में रिकमेंड करूँ तो वो आई वुड से कि इन्वायरमेंटल साइंस होगा, क्योंकि उसको हम माइनर के तौर पर पहले ही पढ़ चुके होते हैं, तो हमारा ऑलमोस्ट 100 मार्क्स का जो पेपर है वो पहले से ही कवर होता है। केमिस्ट्री को ऑप्ट ना करें, क्योंकि एक तो उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, दूसरा उसका पेपर काफ़ी टेक्निकल होता है, तो उसमें जो सिचुएशन होती है वो 0 या 100 वाली हो जाती है, तो सेफ सब्जेक्ट चूज़ करें। हमजा ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि MCQs कहाँ से प्रिपेयर करें। तो MCQs हमने जो प्रिपेयर करने हैं, कंपल्सरीज के हमने पास पेपर्स की बुक ले लेनी है, कंपल्सरीज के MCQs हमने वहाँ से प्रिपेयर करने हैं। ऑप्शनल के MCQs के लिए वेबसाइट है मुकाबला ऐप और इस तरह के कुछ ऐप्स हैं, वहाँ से आपने प्रिपेयर कर लेने हैं ऑप्शनल के MCQs, और जितने भी आपको मिलते हैं वो सारे प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि ऑप्शनल के MCQs 17-18 जो होते हैं वो पास पेपर में से ही रिपीट होते हैं, स्पेशली पॉलिटिकल साइंस के, इवन यूरोपियन के, बाकी सब्जेक्ट्स के भी रिपीट हो जाते हैं। तो आपने MCQs पे स्पेशली बहुत ज़्यादा फोकस करना है, और जो 25 में जो पेपर्स हुए थे उसमें से स्ट्रेट फॉरवर्ड 16-17 MCQs पास पेपर्स में से रिपीट हुए थे, यानी कि आपने उसमें से भी मैक्सिमम मार्क्स अपने ग्रैब करने हैं। यस, आई वॉज ऑल्सो द स्टूडेंट ऑफ NCI। समीर अनस ने पूछा हुआ ये क्वेश्चन। हाँ जी बिल्कुल, अगर आपने इवैल्यूएशन करानी है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, आई एम अवेलेबल हेयर, तो मैं आपकी इवैल्यूएशन कर सकती हूँ। केमिस्ट्री का अगेन जो है आपने